नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यादव एंड यादव एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे रोज के जो व्याकरण के वीडियो चल रहे हैं उस कड़ी में आज आगे का वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी जो व्याकरण के वीडियो आए हैं आप सब लोगों ने उनको बहुत उनकी सराहना की है और हमें प्रोत्साहित किया है, तो आज हम और आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हों, पहली बार देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने सभी साथियों को शेयर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका आपको आते ही तुरंत पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम व्याकरण पर चर्चा कर रहे थे। व्याकरण भाषा पढ़ लिए थे, वर्ण विचार पढ़ लिया था, स्वर पढ़ रहे थे। देखिए, स्वर भेद पढ़ रहे थे। स्वर भेद पढ़ रहे थे। देखिए, स्वर भेद के बाद देखिए आप ये नहीं समझे कि चीजें बहुत लंबी हो गई है, इतना तो आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें बता रहे। तो आप ये समझिए कि यदि स्वर वर्ण व्यंजन ये चीजें हमने विस्तार से पढ़ ली है तो समझिए संधि में आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। संधि ऐसा है कि कोई एक पन्ने की या एक पेज की कोई चीज नहीं है जिसको आपने रट लिया और सब कुछ हो गया। वो सब चीजें समझने पर निर्भर करती है। आप जितना उसको समझोगे उतना ही अधिक आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे कि कितने ही शब्द जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम रट सकते हैं, लेकिन यदि मान लो कोई नया शब्द आ गया तो फिर रट जाएंगे। इसलिए उनके नियमों को समझना जरूरी है और संधि को समझने के लिए सबसे पहले वर्ण अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि वर्णों का योग ही तो संधि कहलाता है। जब वर्णों का योग ही हम सही से नहीं पढ़ेंगे, वर्णों का परिचय सही से नहीं पढ़ेंगे तो संधि में हम जरूर निश्चित ही अटकेंगे। इसलिए मेरा उद्देश्य वर्णों को इतने विस्तार से पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि हम संधि में कहीं नहीं अटकें और संधि में नहीं अटके तो समास में भी हम नहीं अटकेंगे, प्रत्यय उपसर्ग में नहीं अटकेंगे। इसलिए ये चीजें मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूं और बहुत जल्द ही संधि वर्ण के बाद जो आगे वाला टॉपिक होगा वो अपना संधि का ही होगा। इसलिए उससे पहले पर वर्ण जो परिचय है वो बहुत विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार जल्दी से उस पर मैं नजर डाल रहा हूं। तो देखिए, स्वर भेद में हमने स्वर के 7 भेद किए थे। स्वर के 7 भेद किए थे। कुछ नाम भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी और पढ़ लिए हैं, वो जो मैं आपको बता रहा हूं। हमने उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमने पढ़े हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद पढ़े हैं कि मूल स्वर होते हैं, संधि स्वर होते हैं। मूल स्वर 4 हैं। ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। एक बार मैं जल्दी से इस पर नजर डाल रहा हूं। और संधि स्वर 2 होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं या संयुक्त स्वर जिनको कहते हैं। दूसरा जो भेद है मात्रा के आधार पर, दूसरा जो भेद है मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर भी 2 भेद अपन पढ़ाए हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, लघु स्वर या गुरु स्वर, छोटे स्वर, बड़े स्वर। ये 2 भागों में इनको विभाजित करते हुए अपन आए हैं। तीसरा जो है जीव के आधार पर, तीसरा जो भेद था वो था जीव के आधार पर। तीसरा जो भेद था वो था जीव के आधार पर। जीव के आधार पर यानी जीव के आधार पर 3 भेद अपन ने किए हैं। जीव के आधार पर 3 भेद अपन करके आए हैं कि जीव के 3 भाग के लिए अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। पश्चिम भाग 3 नंबर पे आ रहा है और जिन जिन स्वरों में अ के अलावा जिन जिन स्वरों में 3 बन रहा है वो सभी पश्चिम स्वर होंगे। अ के अलावा अ मध्य में था और अ के अलावा जिन जिन स्वरों को बनाने में 3 जैसा बनाना पड़ रहा है वो सब पश्चिम स्वर थे। चौथा था उच्चारण के आधार पर। चौथा जो भेद था उच्चारण के आधार पर।
देखिए इस पर भी बहुत अच्छे से बहुत विस्तार में हमने चर्चा की थी कि इसके जो दो भेद हैं सानुनासिक और निर्नुनासिक। इसको दो भेद थे, सानुनासिक और निर्नुनासिक। सानुनासिक या अनुनासिक एक ही बात थी। और एक इस पर अलग से चर्चा की थी अनुस्वार, इस पर भी हमने चर्चा की थी और ये बताया था कि सानुनासिक की अनुनासिक क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है। और जो पांचों जो भेद है, चार भेद अपन पढ़ चुके थे। जो पांचवा जो भेद हमने पढ़ा था वो था मुखाकृति के आधार पर। पांचवा जो भेद था वो पढ़ा था मुखाकृति, यानी मुख की आकृति। स्वरों को बोलते समय मुख की आकृति कैसे बनती है उसके आधार पर दो भेद पढ़े थे। एक का नाम था वृत्ताकार और एक का नाम था अवृत्ताकार। देखिए एक तो था वृत्ताकार, यानी मुख जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह की आकृति से वृत्त की तरह गोल गोल बन जाती है उनको हमने वृत्ताकार कहा था, और जिनमें गोल गोल नहीं बनती है उनको अवृत्ताकार कहा था। उन स्वरों को अवृत्ताकार कहा था। और इसमें एक चीज मैंने बिल्कुल सीधे तौर पर बताई थी कि ऊ या ऊ से बनने वाले जो स्वर हैं, ऊ या ऊ से बनने वाले जो स्वर हैं सभी वृत्ताकार हैं, और उनके अलावा जो बच गए वो अवृत्ताकार है। जैसे ऊ, एक तो ऊ खुद आ जाएगा। अब उससे जो बनने वाले स्वर जैसे ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, ये भी इसमें आ जाएगा। अ और ऊ मिलकर ओ बनाता है तो ये भी इसमें आ जाएगा। और ओ, अ और ओ मिलकर औ बनाते हैं, इसलिए ये भी इसमें आ जाएगा। यानी जो चारों हैं ये वृत्ताकार हैं, इनके अलावा जो बच गए वो अवृत्ताकार है। ये पांच जो भेद हैं अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज आगे के जो दो भेद बच गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से याद हो जानी चाहिए, इसी को आधार बनाकर हम संधि पढ़ने वाले हैं। तो जो छठा जो भेद है, छठा जो भेद था जीव उठने के आधार पर, जीव उठने के आधार पर। छठा जो भेद है जीव उठने के आधार पर। देखिए एक भेद पहले अपन पढ़ा है जीव के आधार पर, एक भेद अपन पहले से पढ़ के आए हैं जीव के आधार पर, और उस भेद में हमने जीव से उसके तीन भाग किए हैं। जीव के तीन भाग किए थे, अग्र, मध्य और पश्चिम। ये तो था जीव के आधार पर, केवल जीव के आधार पर। अब जो ये भेद जीव उठने के आधार पर, यानी मुंह में जब बोलते समय जीव ऊपर नीचे होती है उसके आधार पर। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अपना मुख है और इसमें ये मनुष्य की जीभ है। देखिए चित्र जैसा भी बना हूं लेकिन समझ में अच्छे से आएगा कि मनुष्य का मुंह है उसमें जीभ है। अब देखिए जो जो स्थितियां बनती है वो बता रहा हूं कि पहली जो स्थिति बनती है कि ये मनुष्य का मुख है, उसमें से जीभ ऐसे उठी और यहां टकरा गई, यानी दांतों के ऊपर मूर्धा पे वो टकरा गई। पहले स्थिति में जीभ उठी और मूर्धा के यहां टकरा गई, यानी कि इसने मुंह को बंद कर दिया है। अंदर से जो हवा निकल रही है उस हवा को इसने यहां पर रोक लिया है, रोक लगा दी है, बंद कर दिया है। अब बंद को अपन दूसरी भाषा में कहें तो बंद को कहते हैं संवृत, यानी बंद कर देना। यानी जो जीभ उठकर यहां, जिन उच्चारण में जीभ उठकर यहां लगी उनको कहते हैं संवृत। जैसे जीभ उठेगी इसने पूरी यहां आके दांतों के और मूर्धा के यहां आके चिपक गई और इसे पीछे से जो आने वाली हवा उसको बंद कर देगी। हवा फिर इधर कहीं बगल से निकल उन स्वरों का उच्चारण होता है, इसलिए इसको नाम, इस स्थिति को नाम दिया गया है संवृत, यानी बंद कर देना। अब देखिए दूसरी जो स्थिति बनती है, जैसे ये अपना मुंह है उसमें जीभ उठी और यहां बीच में, बिल्कुल बीच में बिल्कुल तालु, जिसको अपन तालु कहते हैं, तालु की यहां चिपक गई, तालु की यहां चिपक गई, उसने आधे मुंह को बंद कर दिया। जीभ तालु यहां से उठी तो तालु की यहां चिपक गई और उसने आधे मुंह को बंद कर दिया। इसलिए इस स्थिति को नहीं, जहां पूरा मुंह बंद था उसको कहा संवृत, जहां आधा मुंह बंद है उसको कहा है अर्ध
समृद्ध, अर्ध समृद्ध। जहां पूरा मुंह बंद था उसको समृद्ध कह दिया, जहां आधा मुंह बंद है उसको अर्ध समृद्ध कह दिया। अब देखिए तीसरी जो स्थिति बनती है, तीसरी जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि ये मुंह है, यहां से जीभ उठी यहां कंठ में चिपक गई है, जीभ उठी और वहीं कंठ में चिपक गई है। अब देखिए इसमें स्थिति ये हुई कि यहां से तो इसने बंद कर दिया, फिर यहां इधर से आगे का पूरा मुंह खुला हुआ है, आगे का पूरा मुंह खुला हुआ है। देखिए यहां बंद करेगा लेकिन आगे का पूरा मुंह खुला हुआ है और खुले हुए को नाम दिया विवृत, यानी कि पूरा मुंह खुल गया तो उसका नाम आ गया विवृत। विवृत यानी खुला हुआ, विवृत यानी खुला हुआ। जैसे अब कौन कौन से स्वर आएंगे इसमें, जो जो स्वर आएंगे जिसको देखना अपन बोलने पे से लगेगा जैसे मुंह पूरा खुला हुआ है। अब देखिए यहां अब चौथी स्थिति देखते हैं, चौथी स्थिति कि ये मुंह है और ये जो जीभ है यहां उठकर जो ये वाली स्थिति है ये वही स्थिति है, तालू पर लग जाती है। तो यहां तो हमने इस वाले हिस्से को देखा है, यहां तो हमने इस वाले हिस्से को देखा है कि अर्ध समृद्ध यानी आधा बंद है। यहां इस वाले हिस्से को देखेंगे आधा खुला है। भाई ये गिलास है वो स्थिति है, गिलास आधा पानी से भरा हुआ है, तो दोनों दोनों नाम हम उसको दे सकते हैं, गिलास आधा भरा हुआ है और गिलास आधा खाली है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए ये भी यहां भी कि आधा बंद है और आधा खुला हुआ है, ये दोनों अलग अलग है। तो जो चौथा जो नाम दिया गया है वो है अर्ध विवृत। चौथा जो नाम है वो है अर्ध विवृत यानी आधा खुला हुआ, अर्ध विवृत यानी आधा खुला हुआ। अब देखिए चारों जो नाम है उस पर नाम किस प्रकार से आए हैं इस पर चर्चा हो गई है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि किसमें क्या क्या आएगा, इस पर चर्चा करते हैं इसमें क्या क्या आएगा। अब देखिए कि चारों नामों पर एक बार पूछिए कि यहां से आकर स्थिति यहां पूरा मुंह बंद हो गया है, इसको कह दिया है समृद्ध, आधा मुंह बंद हो गया है, इसको कह दिया अर्ध समृद्ध, पूरा मुंह इधर से खुल गया है, पूरा मुंह खुल गया है, इसको कह दिया है विवृत, आधा मुंह खुल गया है, इसको कह दिया है अर्ध विवृत। अब आइए पर चर्चा करते हैं कौन सा स्वर किसमें आएगा। तो इसमें भी कुछ एक दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा के लिए आपको इसमें समझ में चीजें आ जाएगी। तो देखिए कि विवृत ने एक नाम रखा है विवृत यानी खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने मुंह में कुछ चीज ले ली है, उस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम किस स्वर का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम यही उसको बोलते हैं कि बेटा आ बोल, आ कर। तो जैसे जो से आ ऐसे करेगा तो उसका पूरा मुंह खुल जाएगा। यानी कि हमें पता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि आ बोलेगा तो मुंह खुल जाएगा। पर उसको ई बोलने के लिए तो नहीं कहते कि ई बोल, उसको सभी नॉर्मली यही कहेंगे, जिनको स्वर का ज्ञान नहीं है वो भी यही शब्द कहेगा कि बेटा आकर। आकर का मतलब है आ करेगा तो उसका पूरा मुंह खुल जाएगा। हम देख सकते हैं कि उसमें क्या है। तो इसीलिए ये चीज तो हमें बिल्कुल सामान्य से पता है कि जो आ है वो विवृत है, जो आ है वो विवृत है, क्योंकि आ बोलने पर मुंह सबसे ज्यादा खुलता है और विवृत का अर्थ है खुला हुआ। अब देखिए इससे एक चीज और तोड़ते हैं कि जो आ है वो ए का दुगना है, जिसे ए और ए मिलकर आ बना है, ए और ए मिलकर आ बना है। अब यदि आ में मुंह इतना खुल रहा है तो ए बोलने में इतना तो खुलेगा, इसका आधा तो इसमें खुलेगा ही खुलेगा। यानी कि यदि ये विवृत है तो ए अर्ध विवृत होगा। भाई आ बोलने में जितना खुल रहा है उसका आधा इसमें खुलेगा, तो जो ए है उसको अपन अर्ध विवृत में रखेंगे। देखिए इसको अर्ध विवृत में क्यों रखा है, क्योंकि दो ए के योग से एक आ बनता है। अब आ में जितना खुल रहा है उसका आधा ए में खुलेगा, तो यहां नाम हमने लिखा अर्ध विवृत यानी आधा खुला। अब देखिए दो स्वर आ गए हैं, आ भी आ गया है और ए भी आ गया है। अब कुछ स्वर जो बच गए हैं मैं एक बार इधर से लिख देता हूं। ई बच गया है, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए,
जैसे अपने जीव के आधार पर पढ़ा, तभी वहां एक बात मैंने कहा था कि जो अ है मध्य है, ये बात आपको याद रखनी, जो बात आपको याद रखनी है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये बात तो याद रखनी है और ये आपको समझनी है। तो देखिए इसमें एक बात याद रखनी है कि ये जो 5 है, ये जो 5 है ऊपर जो मैंने 5 लिखी लगातार क्रम से, उन पांचों को यहां क्रम से लिख लीजिए, यानी समृद्ध में देखिए 5 सीधे सीधे 5 स्वर ने समृद्ध में लिख दिए हैं, सीधे सीधे 5 स्वर समृद्ध में लिख दिए हैं। अब देखिए बच गए हैं 4। अब ये जो नीचे वाले 4 बच गए हैं, और अभी ऐसा हुआ है कि अर्ध समृद्ध में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, अर्ध समृद्ध में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इधर से क्रम से शुरू करेंगे कि जो ए है उसको हम अर्ध समृद्ध में लिख देंगे, ए को अर्ध समृद्ध में लिख देंगे, और फिर क्रम से आगे चलेंगे आई को अर्ध विवृत में लिख देंगे, और वापस फिर ऊपर चलेंगे ओ है, ओ को वापस एक के साथ इसमें लिख देंगे, और औ बच गया उसको अर्ध विवृत में लिख देंगे। तो इस प्रकार से इन स्वरों को जमाना है। अब देखिए समृद्ध में ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ भी आ गया है, अर्ध समृद्ध में ए ओ आ गया है, विवृत में आ है, अर्ध विवृत में ए आई और औ है। तो इस प्रकार से देखिए एक बार आप किसी को एक नजर और डाल लेंगे, और अब हम आगे वाले पेज पर चलेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से चीजें सब समझ में आ जाएगी कि आपने विवृत में लिखा है, उसका आ का आधा ए होता है तो उसको अर्ध विवृत में लिख दिया है, फिर उसके बाद जो लगातार 5 स्वर हैं वो सभी समृद्ध हैं, आ के बाद लगातार जो 5 आने वाले हैं वो सब समृद्ध हैं, और उसके अलावा भी जो बच गए हैं एक को इसमें लिखते जाओ, एक को इसमें, यानी एक को ए में अर्ध समृद्ध में लिखो और दूसरे वाले को अर्ध विवृत में। तो 4 बच गए हैं, यानी ए इधर लिख दो, आई इधर, ओ इधर लिख दो, औ इधर। इस प्रकार से इनको हम रख सकते हैं और आसानी से याद भी रख सकते हैं। अब चलते हैं छठे भेद की तरफ। देखिए छठा भेद हमने पढ़ लिया है, सातवां और अंतिम, सातवां और अंतिम भेद है स्वर का। उसके बाद अपन व्यंजन पे चलेंगे और व्यंजन से सीधे संधि पर। तो सातवां जो भेद है वो है जाति के आधार पर। सातवां जो भेद है वो है जाति के आधार पर। देखिए पूरा समाज जातियों के आधार पर बटा हुआ है, और हम मनुष्यों ने स्वरों को भी नहीं छोड़ा है, स्वरों को भी जाति के आधार पर बांट ही दिया है। तो देखिए अब जो बांट दिया है तो उसको पढ़ना भी पड़ेंगे, जैसे हमने जातियां बांट दी है तो उनको पढ़ते ही हैं, तो जैसे स्वरों को बांट दिया है जाति के आधार पर तो इसको भी पढ़ेंगे। ये तो निर्जीव हैं इसलिए झगड़ा नहीं करते हैं, हम सजीव हैं इसलिए झगड़ा कर लेते हैं। तो देखिए जाति के आधार पर, यानी एक दो चीजें हैं जाति के आधार पर, दो ही चीजें होती है कि अपन समाज में सुनते हैं, जाति के आधार पर दो ही चीजें होती है। सजातीय, सजातीय, और दूसरा होता है विजातीय। देखिए दो ही है, सजातीय और विजातीय, यानी एक दो ही चीजें होती है, या तो समान जाति का है या दूसरी जाति का है। किसी भी व्यक्ति से मिल लो कि दो ही व्यक्ति होंगे, या तो जो मैं जिस जाति का हूं वो तो कहेंगे कि मेरी जाति का है, दूसरा कोई होगा तो कहेंगे दूसरी जाति का है। यानी सजाति का अर्थ समान जाति का और विजाति का अर्थ दूसरी जाति का। दो ही व्यक्ति दो ही प्रकार मिलते हैं, फिर उसके भी अलग अलग बांट लो, लेकिन मुख्य तो दो ही हैं, मेरी जाति का या दूसरी जाति का। तो यानी सजाति या समान जाति का या विजाति का है। अब देखिए ये तो वर्ण है, इनको तो वर्ण है, स्वर है, इसलिए इनको दूसरा जो नाम भी दिया है, एक है स्वर्ण, एक को कहा दिया है स्वर्ण और दूसरे को कहा दिया है अस्वर्ण। देखिए एक को कह दिया स्वर्ण और दूसरे को कह दिया अस्वर्ण। देखिए सवर्ण यानी समान वर्ण वाला,
जो समान वर्ण से मिलकर बने हैं उसको कह दिया स्वर्ण, और अस्वर्ण जो असमान वर्णों से मिलकर बने हैं उसको कह दिया है अस्वर्ण। देखिए कैसे, अभी सारी बातें समझ में आ जाएगी कि जो स्वर्ण है समान जाति वाले हैं, पहले भी पढ़ा आए हैं कि दीर्घ जिनको कहते हैं वो समान जाति से मिलकर बनते हैं, दीर्घ स्वर जिनको कहते हैं वो समान जाति से मिलकर बनते हैं, जैसे ए और आ, ए आ, ई बड़ी ई, ऊ और ऊ, देखिए ये कहलाएंगे स्वर्ण या सहजातीय। अब इनके अलावा जो बच गए हैं, अब देखिए इस पर चर्चा करेंगे कि ये स्वर्ण क्यों है और ये स्वर्ण क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसे अब बच गया है ए, आई, ओ और औ। देखिए अब एक री जो बच गया है उसको भी स्वर्ण ही माना जाता है, क्योंकि इसका कोई दूसरा भी वर्ण नहीं है, फिर भी इनको स्वर्ण किया जाता है। देखिए अब ये स्वर्ण क्यों है कि जिसे जो अ है उसके ही योग से आ बना है, जो अ है अ और अ मिला है तब बना है आ। देखिए ई और ई मिली तब बना है बड़ी ई, ऊ और ऊ मिला तब बना है बड़ा ऊ। अब देखिए एक चीज में समान है, दोनों तरफ समान वर्ण है, दोनों तरफ समान स्वर है, दोनों तरफ समान स्वर इसलिए ये बड़े हुए हैं। इसलिए यानी इससे कोई है शादी ब्याह की जो बातें हैं, एक तो स्वयं की जाति में विवाह करते हैं, एक दूसरी जाति में विवाह करते हैं, तो स्वयं की जाति में करते हैं तो वो सजाति कहते हैं, इसने स्वयं की जाति से विवाह किया है, और एक दूसरी जाति से करते हैं उसको भी जातीय विवाह करते हैं, अंतरजातीय विवाह उसको कहते हैं। इस हिसाब से देखिए कि ए और ए ने विवाह किया तो आ हुआ, यानी है तो सजातीय, और ई और ई ने विवाह किया तो बड़ी ई हुई, यानी सभी चीजें सजातीय हैं। अब इधर देखिए इस तरफ आते हैं, ए है तो वो कैसे बना, ए और ई ने विवाह किया, ए और ई ने विवाह किया तो ए बना। देखिए ए और ई ने विवाह किया तो ए बना। तो देखिए यहां अब अंतर आ गए, एक तरफ तो ए है और एक तरफ ई है, दोनों अलग अलग आ गए हैं, इसलिए इनको विजातीय कहा गया है, दोनों अलग अलग जाति से आ गए हैं इसलिए इनको विजातीय कहा है। देखिए अब ए और ए मिला, ए और ए मिला तब ऐ बना, तब ऐ बनी, यानी दोनों तरफ अलग अलग हैं, दोनों तरफ समान नहीं है। इनको एक और नाम देते हैं जो भी आपको आगे बताऊंगा, ए और ऊ मिला तब बना ओ, और ए और ओ मिला तब बना औ, तब बना औ। अब देखिए इनको एक और नाम तो दिया था, हमने पढ़ी है, इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं कि जो ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इनका सीधा संबंध संधि से है। देखिए संधि के दो नियम बिल्कुल आपके सामने यहाँ हैं, ये सब चीजें जब संधि पढ़ेंगे वहां आएगी तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा ये चीजें तो हमने पढ़ी नहीं है, ये सब चीजें आपको पढ़ी हुई लगेगी और बहुत आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएगी कि जैसे ये चीजें हैं, ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि के नियम है, ये इसके आधार पर दीर्घ स्वर संधि पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें नियम आपके सामने आ रहे हैं, तो एकदम से इतने नियम सारे आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कितने सारे नियम हैं, क्योंकि कई नियम तो पढ़ चुके हैं, इन स्वरों में स्वर संधि के सारे नियम पढ़ चुके होंगे। और देखिए ये यहाँ पर उच्चार लिखे हुए हैं, ये वृद्धि संधि के उदाहरण नियम है, वृद्धि संधि की ये नियम है, तो ये सब नियम आप वृद्धि संधि में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी जो पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वर के साथ वेदों जो पढ़ने पड़े हैं। अब आने वाला जो वीडियो है कल से हम वर्ण में व्यंजन पढ़ेंगे, और व्यंजन पढ़ने व्यंजन देखिए सारी चीजें पर पढ़ने वाले व्यंजन पढ़ेंगे, कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन से व्यंजनों को क्या नाम दिया गया है। तो देखिए हमने वर्णों में स्वर पढ़ा अलग से, व्यंजन पढ़ेंगे अलग से, फिर उन दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे कि दोनों को एक साथ में कई जगह बांटा गया है, जैसे अल्पप्राण महाप्राण है, सघोष अघोष है, इसमें बांटा गया है। तो
तो ये सब चीज़ें भी बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आने वाली हैं। तो इस तरह कंटिन्यू आप रेगुलर देखते रहें और हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। धन्यवाद।